वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 11th मैथ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 4.4 का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को पढ़ना है। इससे पहले हम एपी यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले तो हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने पहले पढ़ा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे यहाँ पे 2 माइनस दो टर्म्स का a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 कॉमन डिफरेंस सेम हो। लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है? कॉमन रेशियो सेम हो। जैसे 2/4 अगली दो टर्म्स को डिवाइड करें तो आंसर सेम आता जाए। इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। अब यहाँ पे मैं दोनों में पहले डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता हो कि हम दो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, एपी और जीपी, दोनों में फ़र्क क्या है। अगर ये चीज़ें समझ के कर लेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा बच्चों आप लोगों को। यहाँ पे एपी लिख लिया मैंने, जीपी सीक्वेंस लिख लिया। अब इसमें हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। एपी सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, लेकिन जीपी सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो सेम होती है। कॉमन रेशो आर सेम होती है। इसमें कॉमन डिफरेंस को डी से जाहिर किया जाता है। अब इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं अगर हमें r और a1 पता हो। इसी तरह एपी में अगर हमें a1 और d पता हो तो हम कोई सी टर्म भी इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूला पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन दो वैल्यूज के दरमियान फाइंड करते हैं, a प्लस बी ओवर 2 इसका फार्मूला होता है। और अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखें तो ये इक्वल होता है अंडर रूट ए बी के। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। अब अगर हमने अरिथमेटिक मीन a1 a2 फाइंड करने हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन्स निकालने के लिए, a1 प्लस एन डी। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम जी एन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे a1 r पावर n। तो ये बेसिक तीन फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हमने पिछली एक्सरसाइजेस की। अब हमने एक्सरसाइज 4.4 जीपी वाली इन तीन फार्मूलाज की मदद से nth टर्म निकालनी हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो ये फार्मूला, दो वैल्यूज अगर गिवन हो, अगर हमें 2 या 3 वैल्यूज गिवन है, उसका G2 G3 या 5 या 4 ज्योमेट्रिक मीन पूछे जाते हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में अरिथमेटिक मीन के लिए हम करते आए हैं। तो इसमें कॉमन रेशो सेम होती है और इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। जीपी सीक्वेंस में nth टर्म निकालने का फार्मूला a1 r पावर n-1 होता है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन दो वैल्यूज के दरमियान g क्या होगा? प्लस माइनस ए बी ये होगा। और तीसरा फार्मूला मैंने बता दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट करेंगे gn a1 r पावर n इस फार्मूला की मदद से। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें ये कहा गया है डिस्क्राइब वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक और नॉट। ये कुछ स्टार्ट वाले 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। इनमें क्या करना है, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये है या नहीं ये बताना है। तो हम कॉमन रेशो चेक करेंगे। अगर कॉमन रेशो हर दो टर्म्स की, जैसे ना ये क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 a4, a2 ओवर a1 की कॉमन रेशो और फिर a3 ओवर a2 की कॉमन रेशो और लास्ट वाली a4 डिवाइडेड बाय a3, ये इन तीनों की कॉमन रेशो सेम हो और यानी कि सेम आ जाए तीनों में तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अदरवाइज ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे 520 100 500 अप टू सोन दिया गया। और हम पहली दो वैल्यूज का कैलकुलेट करेंगे a2 ओवर a1, 5 4 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर हम अगली दो वैल्यूज का देखें तो 100 ओवर 20 यानी कि a3 ओवर a2 करते हैं हम, तो यहाँ पे 0 0 से कट जाएगा और 2 5 10 5 आ जाएगा। अगर हम अगली दो वैल्यूज देखें तो फिर क्या होगा, a4 ओवर a3, तो ये a4 और ये a3 है। 500 ओवर 100 0 कट जाएगा, यहाँ पे 5। अब हम यहाँ पे देखें तो ये 4 ये 5 तो ये कॉमन रेशो इसके इक्वल नहीं है। अगर ये भी 5 होता तो फिर पूरे सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो सेम होती तो हम कहते हैं कि ये एक जीपी सीक्वेंस है। बट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉमन रेशो इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही बताना है कि ये जीपी सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे पहली दो टर्म्स की कॉमन रेशो देखेंगे, 4 ओवर 2 आंसर 2 आएगा। अगली दो टर्म्स क्या होगा, 6 ओवर 4 2 2 4 2 3 6 3 ओवर 2 आ जाएगा। अगली दो टर्म्स की देखें तो 8 ओवर 6 और 2 3 6 2 4 8। तो ये तीनों कॉमन रेशोज एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फिर ये भी क्या है, जीपी सीक्वेंस नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी अब यहाँ पे कॉमन रेशो देखेंगे, ये वैल्यूज डिवीजन में है। तो A2/A1 9/4 डिवाइडेड बाय 3/2। तो 9/4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा डिवीजन से। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2 2s are 4 आ जाएगा, 3 3s are 9। तो यहाँ पे 3/2 रह गया। अब अगली दो टर्म्स देखेंगे हम, 27/8 डिवाइडेड बाय 9/4। यहाँ पे भी इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। 9 3s are 27 और 4 2s are 8। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अगर हम लास्ट वाली दो टर्म्स की देखें, 81/16 डिवाइडेड बाय 27/8, यानी कि A4/A3। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 8/27 हो जाएगा, 8 2s are 16 और यहाँ पे इसकी कटिंग करें तो 9 9s are 81 और 9 3s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9। यहाँ पे भी 3/2 आ गया। इट मीन्स तीनों कॉमन रेशो सेम है, तो देयरफॉर इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी यही चेक करना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो पहली दो टर्म्स की कॉमन रेशो लेंगे, 14/7 2 आ जाएगा। अगली दो टर्म्स की 21/14, तो इसका आंसर 3/2 आ जाएगा। कटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह 7 2s are और 7 3s are 21, 3/2 आ गया। अगली दो टर्म्स 28/21, तो 7 3s are और 7 4s are 28। तो यहाँ पे कॉमन रेशो सेम नहीं आई, डिफरेंट है, तो इस वजह से ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें यह कहा गया फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स निकालें। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला ये है। अगर हमें A1 और R पता हो तो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बाकी चारों टर्म्स या कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछी जाए, वो 9th है, वो 20 है, वो 50 है, वो 100 है। दो वैल्यूज़ का पता होना हमें ज़रूरी है, एक A1 और R। अगर हमें ये पता चल जाए, क्योंकि A1 और R हमें यहाँ से ये दो वैल्यूज़ मिल जाएँ, तो हम यहाँ पे n की कोई सी वैल्यू पुट करके भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म निकाल सकते हैं। अब इसमें पहली 4 टर्म्स पूछी गई थी, इसमें an फार्मूला लगा लेंगे, A1 R पावर -1 होते हैं। अब पहली टर्म दी गई है, अगली टर्म A2 हमने फाइंड करनी है, यानी कि हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली टर्म दी गई है तो n हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे A2 आ जाएगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे n की जगह पे 2 - 1 और 1 ही आ जाएगा। A1 पुट कर देंगे 3, R हमें पता है -2, तो -6 नेक्स्ट टर्म आ गई A2। अब हम इसकी n3 टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म A3 फाइंड करने के लिए यहाँ पे n3 पुट कर देंगे, A1 और यहाँ पे 3 - 1 2 आ जाएगा, A1 3 और ये -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और 3 4s are यहाँ पे 12 आ जाएगा। 4 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि हमने A1 तो दिया गया था, बाकी आगे A2 A3 और A4 ये फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे वही फार्मूला an = A1 R पावर n - 1। इसमें n की जगह 4 पुट कर देंगे, चौथी टर्म निकालने के लिए 4 - 1 3 आ जाएगा। A1 3, R की वैल्यू -2 थी, -2 का जब क्यूब लेंगे ना, पावर ऑड हो तो यहाँ माइनस ही आता है, इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो -24 आंसर आ जाएगा। इन चारों टर्म्स को लास्ट पे लिख देंगे, ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी A1 और R दिया गया है, पहली 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, यानी कि A1 दिया गया है, आगे ये 3 टर्म्स बचती हैं, A2 A3 और A4 हमने फाइंड करना है। तो वही जनरल फार्मूला हमें पता है, an किसके इक्वल होता है, A1 R पावर n - 1 के। तो यहाँ पे अब सेकंड टर्म A1 तो है, A2 निकालना है, n यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 - 1 वो 1 नहीं आएगा। A1 27 और R -1/3, 3 9s are 27, तो यानी कि A2 -9 आ जाएगा। अब हम n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, इसी फार्मूला में A3 A1 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। A1 की वैल्यू 27, R की वैल्यू -1/3, इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 3s are 27। A3 का आंसर 3 आ गया। अब इसकी चौथी टर्म निकालेंगे A4, तो यहाँ पे अब n की जगह पे 4 पुट करेंगे, फार्मूला वही है, an = A1 R पावर n - 1। A4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 1 3 हो जाएगा। A1 की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, क्यूब है ना, माइनस की पावर का जब ओड वैल्यू हो, यहाँ ओड पावर हो तो फिर माइनस ही आता है, -1 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। तो 27 कैंसल आउट -1, तो पहली टर्म गिवन थी, बाकी ये 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी
चार टर्म्स हमने फाइंड करनी है। A1 और R दिया गया है, हमें पता है कि AN किसके इक्वल होता है, A1 R पावर n-1 के। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 - 1 R पावर 1 R ही हम उसको लिख सकते हैं। A1 12 है और R 1/2 है, 2 6 R 12, तो सेकंड टर्म A2 का आंसर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। A1 12 और 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, तो A3 का आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसकी चौथी टर्म हमने निकालनी है, तो इसी फार्मूला के अंदर n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। an किसके इक्वल है, A1 R पावर n-1 के। अब यहाँ पे A1 R 4 - 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू और A1 की वैल्यू, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, और यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं इसकी, 4 2 8 और 4 3 12, तो 3/2। तो ये तीनों टर्म्स जो हमने अगली फाइंड की, A2 A3 और A4 A1 गिवन था, इसको लास्ट पे पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इसमें ये कहा गया है फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब पहली 3 टर्म्स दी गई हैं, यानी कि अगली 2 टर्म्स हमने A1 A2 A3 तक तो है, A4 और A5 फाइंड करनी है, अगली 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो हमें A1 और R का पता होना चाहिए, तब हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, वहाँ तो A1 और R दिया गया था। यहाँ पे हमें पहली टर्म पता है A1 90, R कॉमन रेशो होती है 2 टर्म्स की, चाहे वो इन 2 की निकाल लें या पहली 2 की। तो इन 2 की निकालेंगे, 3 1 3 3 3 9, 30/90, तो 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास A1 भी है और R भी है, तो हम A4 और A5 फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला AN = A1 R पावर n-1 होता है। n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे 4 - 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू 90 और A1 पुट कर देंगे, और R की वैल्यू जो हमने फाइंड किया पुट कर देंगे 1/3। यहाँ क्यूब था, इस वजह से क्यूब, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 9 27, 3 3 9 और 0 30/9। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 3 9 और 3 10 30, तो 10/3 आंसर आ जाएगा। पाँचवीं टर्म निकालने के लिए यहाँ पे इसी फार्मूला में अब n की जगह पे 5 पुट कर देंगे इस फार्मूला के अंदर, तो A1 R पावर 5 - 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे A1 की वैल्यू 90 और R की वैल्यू 1/3 पुट कर देंगे और इसकी पावर 4, तो जब इसकी पावर 4 लेंगे 3 की, तो 81 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 10/9, तो A4 और A5 अगली 2 टर्म सीक्वेंस की ये होंगी। अब इस क्वेश्चन 9 में देखें, A1 A2 A3 गिवन है, A4 और A5 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हमें R पता होना चाहिए और A1 पहली टर्म इसके अंदर 2 है, R हम कॉमन रेशो निकाल लेंगे, 6/2 या फिर 18/6 दोनों में सेम ही आएगी, क्योंकि ये एक GP सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे 6/2, तो 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब n किसके इक्वल है, हमें पता है nth टर्म A1 R पावर n-1 के इक्वल होती है। चौथी टर्म निकालने के लिए n इसके अंदर 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 - 1 3 आ जाएगा। A1 की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब था, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। पाँचवीं टर्म निकाल लेंगे A5 A1, यहाँ पे 5 - 1 4, A1 की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3 थी, 3/4, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162, ये अगली 2 टर्म्स होंगी सीक्वेंस की। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी पहली 3 टर्म्स दी गई हैं, अगली 2 टर्म्स हमने A4 और A5 फाइंड करनी है। A1 इसके अंदर 20 है और R हम फाइंड करेंगे 30/20, कॉमन रेशो ले लेंगे A2/A1, तो ये कट जाएगा 0, इससे 3/2 आ जाएगा। अब हम इसकी चौथी और पाँचवीं टर्म निकालेंगे, n पहले 4 पुट करेंगे, फिर 5 पुट कर लेंगे, 4 पुट कर देंगे, 4 - 1 3 आ जाएगा। A1 20 और R की वैल्यू 3/2, यहाँ क्यूब था, इसका क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 4 2 8 और 4 5 25 मल्टीप्लाई 27, तो 135 डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म आ गई। अब पाँचवीं टर्म निकालने के लिए इसी फार्मूला के अंदर फार्मूला ये है, AN = A1 R पावर n-1, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 5 - 1 4 आ जाएगा। A1 की वैल्यू और R की वैल्यू पुट करेंगे, 3/4 81, 2/4 16, और यहाँ पे 4 4 16 और 4 5 25 मल्टीप्लाई 81/4, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 405 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, पहली 3 टर्म्स दी गई हैं, चौथी और पांचवी अगली 2 टर्म्स पूछी गई हैं, तो हमें A1 और R पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखें इसमें A1 क्या है, 729 है, R कॉमन रेशो इन 2 टर्म्स की निकाल लेंगे, या फिर A3/A2 भी कर सकते हैं, A2/A1 मैंने कर लिया, आंसर 1/3 आ गया। 243
3 टाइम करें तो 729 आता है। अब चौथी और पांचवी टर्म निकालने के लिए इस फार्मूला में एक दफ़ा n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा 4 - 1। अब a1 और r का क्यूब ले लेंगे 1/3, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आना है, ये 27 आ जाएगा। तो 27 और 729 होता है, ये बच्चों आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पांचवी टर्म निकालने के लिए n की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो a1 r पावर 4 आएगा। a1 पुट कर देंगे 729 और r 1/3 पावर 4, 3 पावर 4 लेंगे 81 आएगा। 81 9 जार होता है 729, ये कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर डायरेक्ट 9 मिल जाएगा। तो a4 और a5 ये दो टर्म्स हमने फाइंड करनी थी सीक्वेंस की, अगली दो टर्म्स ये होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी सीक्वेंस दिया गया है, ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम है। अगली दो टर्म्स हमने फाइंड करनी है a4 और a5। तो पहले हमें a1 और r पता होना चाहिए। a1 1/27, r क्या होगा, इन दो टर्म्स की कॉमन रेशो a2/a1, तो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/27, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 9 3 27। तो r का आंसर यहाँ पे आ गया 3, r की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे an हमें पता है, a1 r पावर n-1 होता है। जीपी की nth टर्म निकालने का फार्मूला, यहाँ पे n की जगह पे 4 और फिर 5 पुट करेंगे। पहले 4 पुट करेंगे, a1 यहाँ पे 4 - 1 3, a1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/27 और r की वैल्यू 3 का क्यूब, 27 आएगा, कैंसल आउट तो 1 आ जाएगा। a5 फाइंड कर लेंगे, a1 r पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 1 4, a1 की वैल्यू और r की वैल्यू पुट कर देंगे और तो यहाँ पे आंसर 3। तो a4 और a5 अगली दो टर्म्स आ गई 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम यही है, पहली 3 टर्म्स दी गई हैं, अगली दो टर्म्स a4 और a5 फाइंड करनी है। a1 यहाँ पे पता है हमें 1/4, r हम फाइंड करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा और 2 2 जार 4, तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस फार्मूला में एक दफ़ा n की जगह पे 4 पुट करेंगे और फिर n की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 पुट किया तो ये फॉर्म बनी, यहाँ पे a1 और r की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। फिर a5 पुट करेंगे तो यहाँ पे a1 r पावर 4 इस फार्मूला के अंदर पुट कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1, तो 5 - 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 4। तो a4 और a5 अगली दो टर्म्स फाइंड करनी थी जिनका आंसर 2 और 4 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड nth टर्म ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म फाइंड करें, यानी कि आखिरी उसमें जो टर्म होगी nth a, उसमें फाइंड करना होगा nth टर्म। तो यहाँ पे n जो दिया होगा ना वही उसकी आखिरी टर्म होगी। अगर 3 है तो यानी कि हमने a3 फाइंड करना है, अगर n5 है तो वो a5 हमने फाइंड करना है nth टर्म। अब इसके अंदर a1 भी गिवन है, ये भी बड़े आसान से ही क्वेश्चन है, सारे अगले एक जैसे ही हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। a1 4 दिया गया है, n3 दिया गया है, r5 दिया गया है और जीपी की nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, n की जगह पे 3, a1 की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5, n की जगह पे 3 - 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 5 का स्क्वायर लेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 आ जाएगा। तो इसकी nth टर्म क्योंकि n3 था तो a3 थी, तो a3 का आंसर 100 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें a1 2 n5 है, यानी कि a5 टर्म हमने फाइंड करनी है r2। an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1, n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे n की जगह पे 5 - 1, a1 की वैल्यू 2 और r की वैल्यू भी 2 थी, तो 2 पावर 4 16 और 16 2 जार 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें a1 n और r दिया गया है। अब इसमें n4 है तो यानी कि a4 टर्म हमने फाइंड करनी है, इसकी nth टर्म a4 होगी। an किसके इक्वल होगा, a1 r पावर n-1, n की जगह पे 4, a1 की वैल्यू 7, r की वैल्यू 2, यहाँ पे n की जगह पे 4 - 1 3, 2 का क्यूब 8 और 8 7 जार 56 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम इसी तरह है, a1 r और n दिया गया है, n इसमें 5 है तो यानी कि 5th टर्म हमने फाइंड करनी है, पुट कर देंगे, इसमें a5 हो जाएगा, a1 की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/3 की पावर 4, तो माइनस की पावर अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, 1 पावर 4 1 और 3 पावर 4 81, तो 243 डिवाइडेड बाई 81 करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो 5th टर्म यानी कि फाइंड करनी थी जिसका आंसर 3 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसमें a1 n और r दिया गया है, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। पुट कर देंगे n की जगह पे 6, a1 की वैल्यू 32, यहाँ पे r की वैल्यू -1/2 और n की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे पावर ऑड है ना तो यहाँ पे माइनस ही आना है, 1 पावर 5 1, 2 पावर 5 32, ये 32 कट जाएगा इससे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। a6 टर्म इसकी फाइंड करनी थी जिसका आंसर क्या होगा, -1 होगा।
और इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। A1 इसमें दिया गया है, R दिया गया है, N भी दिया गया है। तो nth टर्म फाइंड करनी है, N इसमें 8 है तो मतलब हमने 8th टर्म फाइंड करनी है। फार्मूला हमें पता है AN इज इक्वल टू A1 R पावर N माइनस 1। N की जगह पुट कर देंगे 8, A1 की वैल्यू 16, R की वैल्यू 1/2। यहाँ पे N की जगह पे 8 आ जाएगा क्योंकि N 8 था, 8 माइनस 1, यहाँ पे पावर 7 आ गई। 1 की पावर 7 1 नहीं आएगा, 2 पावर 7 128, 16 डिवाइडेड बाय 128 तो आंसर 1/8 आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से आगे ये 5 से 6 क्वेश्चन एक जैसे होंगे। अब इसमें मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में फार्मूला बताया था, मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, GN इज इक्वल टू A1 R पावर N। तो अगर हमें A1 और R पता हो तो हम कोई सा ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें A1 और R पता हो तो हम कोई सी टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें A1 और R मिल जाए तो हम ये इसमें ये G1 G2 G3 ये 3 ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो देखें अब इसमें A1 तो हमें पता है 3 है और आखिरी टर्म 1 2 3 4 ये 5 है, A5 इसमें 48 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले R फाइंड करेंगे। तो R हम वो इस आखिरी टर्म से फाइंड करेंगे तमाम पार्ट्स में। AN किसके इक्वल है, A1 R पावर N माइनस 1 के। यहाँ पे N की जगह पे 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी N की जगह पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करेंगे, A5 48, A1 3 है और R5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड करेंगे 48 को 3 पे तो आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ गया R पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू 2, क्योंकि पावर सेम हो गई तो बेसिस भी एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें R भी मिल गया, R की वैल्यू 2 आ गई। A1 पहले ही हमें पता है, तो अगर हमें A1 और R पता हो तो हम सारे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है GN A1 R पावर N। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे G1, यहाँ पे क्या आ जाएगा R1, यानी कि R ही आ जाएगा। तो A1 3 और R की वैल्यू 2 तो 6। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के लिए A1 R पावर 2 आ जाएगा, A1 3 और 2 पावर 2 हो जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, A1 R पावर यहाँ पे पुट कर देंगे 3 हो जाएगा। A1 3 है, 2 का क्यूब लेंगे 8 तो 24 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे ये 3 ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग थे, इनको लिख देंगे 3 6 12 24 और 8। तो ये एक GP सीक्वेंस बन जाता है। कॉमन रेशो लेके चेक कर लें, हर दो टर्म्स की कॉमन रेशो सेम है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में अब बच्चों बिल्कुल सेम इसी तरह दो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करने हैं। पहला A1 हमें पता चल गया, यहाँ से 1 है और 1 2 3 4 यानी कि A4 इसके अंदर क्या है 8 है। अगर हमें A1 और R पता चल जाए तो हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम GP के nth टर्म फार्मूला को देखते हैं। AN इज इक्वल टू A1 R पावर N माइनस 1। यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, A1 4 माइनस 1 3, A1 की वैल्यू 1 थी तो R पावर 3। अब 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि पावर सेम है, बेसिस को भी कंपेयर कर सकते हैं। R की वैल्यू 2 आ गई। R की वैल्यू हमें पता चल गई, A1 हमें पता था 1 है, तो हम इसके अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। दो ही फाइंड करने हैं हमने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो मिसिंग थे। GN इज इक्वल टू A1 R पावर 1। तो पहला निकालने के लिए N की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे R पावर 1 R ही आ जाएगा। A1 1 और R 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे G2 A1 R पावर 2, A1 1 और R पावर 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो मिसिंग थे ये 2 और 4 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 1 2 3 4 अगर हम देखें 1 2 3 4 यानी कि 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमें A1 और R का पता होना चाहिए। तो A1 की वैल्यू तो हमें स्टार्ट में पता चल गई 8 है। अब हमने R फाइंड करना है। आखिरी टर्म हम देखते हैं 1 2 3 4 5 ये 6 है, A6 इसके अंदर क्या है 1/4 है। तो यहाँ से हम R फाइंड करेंगे nth टर्म वाले फार्मूला से। AN इज इक्वल टू A1 R पावर N माइनस 1। N यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, A1 R पावर 6 माइनस 1 ये 5 आ जाएगा। A6 की वैल्यू 1/4, A1 की वैल्यू 8 R पावर 5। 8 इधर मल्टीप्लाई है, इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 आर 32। 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, ये होल पावर 5 भी लिखी जा सकती है, क्योंकि 1 की पावर 5 1 ही आना है, 2 पावर 5 को 2 पावर 5 होल पावर में लिख देंगे। तो कंपेयर करेंगे R की वैल्यू 1/2। अब हमारे पास R की वैल्यू भी आ गई और A1 जो स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू थी पहली टर्म वो थी 8। अब हमें A1 और R पता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। 4 ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग थे तो चारों 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। GN इज इक्वल टू A1 R पावर N, पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, N की जगह पे 1 पुट करेंगे, A1 R पावर 1 R ही होगा। यहाँ पे A1 की वैल्यू और R की वैल्यू 2 4 आर 8 तो 4 आंसर आ जाएगा। G2 क्या हो जाएगा A1 R पावर 2, A1 और R का स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 आर 8 हो जाएगा।
2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड ज्योमेट्रिक मीन A1 R पावर 3 हो जाएगा, तो 8 कैंसल आउट, यहाँ पे 1। चौथा ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे R पावर 4, तो यहाँ पे A1 और इसका 1 पावर 4, 2 पावर 4 16, 8 2s are 16, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग थे, लास्ट पे इनको लिख देंगे। पहली 2 वैल्यूज गिवन थी, बाकी ये हमने फाइंड कर ली हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, क्वेश्चन 23। अब इसमें एक ही ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है, A1 और R का पता होना जरूरी है। तो A1 हमें यहाँ से मिल गया 3, और आखिरी टर्म देखें 1 2 3, ये थर्ड टर्म है 75। इसकी हेल्प से हम R फाइंड करेंगे। AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1, इसका जनरल फार्मूला है n की जगह पे 3, क्योंकि ये 3 था, यहाँ पे 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू 75, A1 की वैल्यू 3, और यहाँ पे R2 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, और 3 2s are 6, 3 5s are 15, 25 आ गया। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे R की वैल्यू 5। एक ही ज्योमेट्रिक मीन इसके अंदर फाइंड करना था, GN फार्मूला होता है A1 R पावर n। n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे A1 R आ जाएगा। A1 की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 5, तो 15 इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो ये वो जो ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग था, इसके अंदर 15 होगा। चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक है, तो दोनों को कॉमन रेशो चेक कर लें, 15/3 और 75/15, तो दोनों का आंसर सेम आता है, तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो ठीक आया है। क्वेश्चन 24 भी बिल्कुल सेम यही है, 1 2 3। अब इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, हमें A1 और R का पता होना चाहिए। A1 इसके अंदर क्या है, 5 है। आखिरी टर्म देखें 1 2 3 4 5 टर्म बनती है। अब इस फार्मूला में जनरल फार्मूला जो GP का है, AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्म आ गई। A5 की वैल्यू 80, A1 की वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे R पावर 4 इसी तरह 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 1s are 5 और 5 6 are 30, तो 16। 2 पावर 4 लिख सकते हैं, इनकी पावर सेम है, बेसिस भी इक्वल होंगी। R की वैल्यू 2 आ गई। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग थे जो फाइंड करने थे। फार्मूला हमें पता है GN ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने का A1 R पावर n होता है, तो A1 यहाँ पे R1 आ जाएगा। पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे 5 और 2, क्योंकि R की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू कितनी थी, 5 थी पहली टर्म। 5 2s are 10 हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, A1 R पावर 2 हो जाएगा। A1 5 और R कितना था 2, 2 का स्क्वायर, तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड ज्योमेट्रिक मीन और फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, ये मैंने आगे चौथा फाइंड कर लिया था, लेकिन इसमें फाइंड कितने करने थे, 3, तो यहाँ तक फाइंड करने थे। वैसे अगर चौथा फाइंड कर भी लें अगला, तो वो हमें पता है 80 ही आता है। यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया था, ये स्टेप ये इसके अंदर इंक्लूड कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक, क्योंकि 3 मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स थे और यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे ये वाले। ये पहली 2 गिवन थी, बाकी ये 3 हमने फाइंड करने थे, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 25 भी सेम इसी तरह है। यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक मीन मिसिंग है जो हमने फाइंड करने हैं। A1 और R का हमें पता होना चाहिए, तो A1 की फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, वैल्यू 7 है। आखिरी टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5 है, A5 इसमें 112 है, तो पहले हमने R फाइंड करना है। तो जनरल फार्मूला GP का क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1 होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्योंकि 5 था, A5 हो जाएगा, A1 5 - 1 4 आ जाएगा। A5 की वैल्यू पुट करेंगे 112, A1 7 R पावर 4, 7 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर 16 आ जाएगा। और यहाँ पे R पावर 4, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम इसके 3 ज्योमेट्रिक मीन जो मिसिंग थे वो 1 बाय 1 फाइंड कर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमें पता है, GN इज इक्वल टू A1 R पावर n। R की वैल्यू 2 आई थी और A1 पहली टर्म 7 थी। यहाँ पे ये देखें, पहली टर्म A1 क्या थी, 7 थी। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, G1 हो जाएगा R पावर 1, यानी कि R ही होगा। A1 7 था, R2 था, 14 आ जाएगा। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, A1 R पावर 2 हो जाएगा, A1 7 और R स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 28 आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, G3 A1 R पावर 3, A1 R यानी कि 2 का क्यूब, 8 7 56, तो पहली टर्म दी गई थी 7। अगले जो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किए 14, 28 और 56, ये 3 मिसिंग थे जो हमने फाइंड करने थे, और लास्ट पे फिर 112 था, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो एक्सरसाइज हमने की है इसका डेली लाइफ में कहाँ और किस तरह से यूज़ होता है। हर एक्सरसाइज में इसके साथ इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को ये भी इस चीज़ का आइडिया हो कि इसका यूज़ कैसे है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इस GP सीक्वेंस का। अब 26 से 30 तक ये लास्ट वाले क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट
एलिमेंट वाले हैं और आसान हैं। अब पिंग पोंग बॉल, एक पिंग पोंग बॉल है, इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट, जिसको 16 फीट की हाइट से फेंका जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, एंड ऑलवेज रीबाउंड 1/4, वो बॉल जो है वो रीबाउंड होती है, यानी कि ज़मीन पे लग के दोबारा ऊपर आती है, 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ हाई डज इट रिबाउंड द 6 टाइम, वो बॉल जो है वो एक दफ़ा ज़मीन पर लगी फिर ऊपर आई, ज़मीन पर लगी फिर ऊपर आई, तो 6 रीबाउंड उसने टोटल किए, तो 6 रीबाउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट रीबाउंड क्या होगा, A1, वो तो हमें पता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, A1 कितना है 16 है, लेकिन रीबाउंड में कितना डिस्टेंस हो रहा है 1/4, तो हमने उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 4 आर 16, A1 की वैल्यू हमें मिल गई जो कि कितनी है 4 है। A6 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे A6 रिबाउंड के लिए हमने फाइंड करना था ना, तो हम इस जीपी की nth टर्म वाले फार्मूला में जो इसका जनरल फार्मूला है उसको देखेंगे। an इज इक्वल टू A1 r पावर n-1। अब जहाँ पे n है वहाँ पे 6 पुट कर देंगे ताकि हम 6 रिबाउंड्स की हाइट टोटल निकाल सकें। n की जगह पे 6, A1 की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। r की वैल्यू हमारे पास, r क्या है इसमें बेसिकली वो रिबाउंड है जो 1/4 डिस्टेंस, हर दफ़ा वो ज़मीन पर लगकर ऊपर आती है तो 1/4 डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो r 1/4 है, n की जगह पे 6 - 1 तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 पावर 5 1 और 4 पावर 5 लेंगे तो 1024, 4 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 1/256 आ जाएगा। तो 6 रिबाउंड में जो बॉल की हाइट होगी वो 1/256 होगी। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें ये भी बिल्कुल इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चन को करना है। अ सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 100,000 या 1 लाख भी कह सकते हैं, एंड द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर। हर साल जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है वो 3% के हिसाब से हो रहा है। वट विल बी द पॉपुलेशन इन द 15th ईयर। इसी तरह ये इंक्रीज होता रहे तो 15 साल बाद उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी होगी। अब यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। जब भी किसी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात हो रही होती है ना, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं ग्रोथ रेट निकालने के लिए बेसिकली। तो ये फार्मूला आपने क्वेश्चन में याद कर लेना, सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन इसकी आसान है। y इज इक्वल टू A1 + RT। अब देखें इसके अंदर y बेसिकली हमने पॉपुलेशन रेट 15 ईयर का फाइंड करना है। ये तो हम इसी तरह लिख लेंगे। पहली जो करंट पॉपुलेशन बताई गई थी वो कितनी थी 100,000, वो हमने लिख ली। अब यहाँ पे 1 इसमें इसी तरह रहेगा। r इसमें वो रेट है जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन रेट कितना है 3% है, और टाइम कितना है 15 ईयर्स है, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे 15 पुट कर देंगे। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है। इस रेशो का मतलब ये है कि इसको 100 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो 100 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे 103/100 डिवाइड कर लेंगे, 1.03 पावर 15 लेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं कि 15 ईयर में जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ होगी वो कितनी होगी। अप्रोक्सीमेट करके लिखें तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखें 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें एक इंक्रीज कर देंगे 15579, तो 7 यहाँ पे हम लिख सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये भी इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल है जिसको एक टावर की टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, और उसकी हाइट कितनी है 556 फीट है। ऑलवेज रीबाउंड 3/4। इसी तरह वो बॉल ऊपर से जब फेंकी जाती है तो वो रीबाउंड करती है, मतलब ज़मीन पर लगकर दोबारा ऊपर आती है, तो वो 3/4 डिस्टेंस उसका होता है। फिर वो ऊपर आकर दोबारा ज़मीन पर लगती है, 3/4 डिस्टेंस वो हर दफ़ा कवर कर रही है। हाउ फार अप एंड डाउन, इस तरह बॉल जो है वो ज़मीन पर ऊपर भी आती है नीचे भी जाती है, अप एंड डाउन होता है उसमें। हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6 टाइम। 6 टाइम वो ग्राउंड पे जाकर टच करती है तो वो कितनी हाइट कवर कर लेती है, बेसिकली ये हमने फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको डायग्राम से बना लिया ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। देखें ये बॉल की टावर से फेंका जा रहा है, बॉल की हाइट कितनी है 556। बॉल यहाँ पे ज़मीन पर आती है, फर्स्ट रिबाउंड पे ज़मीन पर लगकर दोबारा सेकंड रिबाउंड में 3/4 डिस्टेंस के हिसाब से ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे सेकंड रिबाउंड पे ज़मीन पे लगती है, फिर ऊपर जाती है, तो इस तरह से ये यहाँ तक पहुँच जाती है बॉल। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट रिबाउंड, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 रिबाउंड बॉल ने करने थे, 6 टाइम रिबाउंड होना था। तो देखें 6 रिबाउंड में उसमें टोटल कितने आपके पास बनेंगे, देखें यहाँ पे अप एंड डाउन उसमें अप कितने आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 5 रिबाउंड हमने निकालने हैं, तो हमारे पास 6 तक का डिस्टेंस आ जाएगा।
अब देखें कैसे करना है। फर्स्ट रिबाउंड निकालेंगे, फर्स्ट पे कितनी हाइट थी 556, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। ये देखें थर्ड फोर्थ के हिसाब से, पहले क्वेश्चन में 1/4 का हिसाब था, इसमें 3/4, तो 3/4 हो जाएगा, तो 417 ये 417 आ जाएगा। फर्स्ट रिबाउंड का डिस्टेंस भी निकालना था, तो देखें बाल नीचे जाती है ऊपर भी जा रही है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, क्योंकि उसमें अप और डाउन भी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड रिबाउंड की हमने कैसे निकालनी है, जो फर्स्ट रिबाउंड के बाद अब तो उसका डिस्टेंस 556 नहीं रहा, अब उसका डिस्टेंस 517 हो गया, तो अब हमने 417 हो गया, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये 312.25 आएगा। तो इसी तरह अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड रिबाउंड के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड रिबाउंड आया था वो कितना था, डिस्टेंस वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू लेनी होती है ऊपर वाली, 312.25, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम फोर्थ रिबाउंड निकालेंगे, तो थर्ड के बाद ये 4 डिस्टेंस, अब वो पिछला तो खत्म हो जाना है, बाल की अब जो पोजीशन होगी वो थर्ड वाली होगी, यानी कि पहली दफ़ा ज़मीन पर लगकर ऊपर जाती है, डिस्टेंस पहले से कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अब हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई 175.92, फिर इसका 2 के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि बाल की 2 पोजीशंस हैं, अप एंड डाउन, ऊपर भी जा रही है और ऊपर से फिर नीचे भी आ रही है, तो 2 पोजीशंस बनती हैं, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई हर पार्ट के लिए हमने करना है। तो 5 रिबाउंड्स हमने टोटल निकालने थे, फिफ्थ रिबाउंड निकालेंगे, इससे पिछला फोर्थ रिबाउंड की जो वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, इन 5 रिबाउंड्स को ऐड करेंगे, अब ये 6 रिबाउंड्स बन रहे हैं ऐड होते हुए, क्यों, फर्स्ट रिबाउंड तो ये था 834, पहला रिबाउंड वो हाइट थी 556 वाली, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये टोटल 6 वैल्यूज बनती हैं, इनको ऐड करेंगे तो 30,100.351563 ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये उसकी टोटल 6 रिबाउंड पे हाइट होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, थोड़ी स्टेटमेंट इसकी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन में आसान काम है। करना क्या है, ये बताया गया है कि अ टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स इट मेंबर्स, स्टेटमेंट जो भी है मैं इसको समझा देती हूँ। अब इसमें ये कहा गया है कि एक स्कूल है जिसमें उसमें छुट्टी हो जाती है, कैंसिलेशन इन्फॉर्म्स, उसमें ये देखें, द टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स इट्स मेंबर ऑफ स्कूल कैंसिलेशन बाय टेलीफोन, कि स्कूल में छुट्टी हो गई है, और अब ये सबसे पहले बात किसको पता चलेगी, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल आगे 2 टीचर्स को कॉल करेगा, वो 2 टीचर्स अगेन आगे 2 टीचर्स को कॉल करेंगे, इस तरह वो 2 टीचर्स मजीद 2 टीचर्स को कॉल करेंगे, प्रिंसिपल ने सिर्फ 2 ही कॉल्स करनी है, वो 2 टीचर्स होंगे, फिर वो 2 टीचर्स आगे 2 टीचर्स को कॉल्स करते जाएंगे। तो इस तरह से कितना, यानी कि क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी पीपल आर वन इन द स्टाफ, तो स्टाफ में टोटल कितने पीपल्स हैं, कितने लोग हैं जिन तक ये खबर पहुंचानी है कि स्कूल में छुट्टी है। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम के जरिए इसको बनाया है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, इसने 2 टीचर्स को कॉल की, 2 को कॉल की प्रिंसिपल ने, ये 2 टीचर्स, फिर इस टीचर ने अगेन 2 टीचर्स को कॉल की, दूसरे टीचर ने भी 2 टीचर्स को कॉल की, इसी तरह से ये टीचर भी आगे 2 टीचर्स को कॉल करेगा, ये भी टीचर फिर आगे 2 को ही कॉल करेगा, 2 के पेयर्स के साथ, ये 2 को कॉल करेगा एक और ये दूसरा, फिर इसी तरह ये टीचर भी 2 को ही कॉल करेगा, इस तरह से ये सीक्वेंस बनता जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए पहले प्रिंसिपल ने, तो प्रिंसिपल है फर्स्ट पे, प्रिंसिपल ने कितनी कॉल्स की, 2 की, इसने मजीद आगे 2 की, इस टीचर ने, यानी कि पहले इसको छोड़ दे, इसको देखें, प्रिंसिपल की, यहाँ पे फर्स्ट पे प्रिंसिपल, फिर ये 2 कॉल्स आ गई, फिर 2 इसने आगे 2 की और इसने 2 की, तो कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर इसी तरह आगे कितनी होंगी, 8 होंगी, फिर 16, फिर 32 और फिर 64, यानी कि 64 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ तो पता चल गई, इसको ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास स्टाफ मेंबर्स पता चल जाएंगे, बट इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना ज़रूरी है। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, फर्स्ट कॉल जो थी वो प्रिंसिपल की थी, फर्स्ट रिबाउंड में कितनी कॉल्स हुई, 2 कॉल्स हुई, प्रिंसिपल ने जो की, सेकंड रिबाउंड में उन 2 लोगों ने मजीद आगे 2 लोगों की 4 आ गया, थर्ड रिबाउंड में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, फोर्थ रिबाउंड में 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 रिबाउंड में 16 को 2 से, 6 रिबाउंड में क्या होगा, टोटल 6 राउंड्स थे, ये क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया गया था, टोटल 6 राउंड्स थे, तो 6 तक ही हमने फाइंड करना था, 6 रिबाउंड 32 मल्टीप्लाई 2 64। अब इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल स्टाफ मेंबर्स कितने हैं, 127 है।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया 5 डे रेन कास्ट द रिवर टू राइज आफ्टर द फर्स्ट डे। 5 दिन लगातार बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो दरिया है उसका पानी जो है वो अप हो रहा है, उसमें पानी का लेवल राइज हो रहा है। द रिवर रोज 1 इंच। पहले दिन जो बारिश होती है उसके बाद जो रिवर का रोज है वो जो अप हुआ है वो 1 इंच हुआ है। ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड। इसी तरह हर दिन बाद जो पानी का बढ़ने का लेवल है वो ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया है। हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 डेज। तो 5 दिनों के बाद उसमें टोटल कितना राइज आ जाएगा, पानी का लेवल कितना अप हो जाएगा, उसकी हाइट बेसिकली कितनी हो जाएगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो देखिए पहले दिन जब बारिश हुई तो पानी में जो अप आया वो कितना था, हाई कितना हुआ 1 इंच। A1 हमें पता चल गया 1 इंच है। फिर हमें ये भी पता चल गया कि हर दिन ट्रिपल टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, तो R की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब हमने यहाँ से A1 से A5 तक फाइंड करना है। A1 हमें पता चल गया, R भी हमें पता है, तो A2 हम फाइंड कर सकते हैं। A1 मल्टीप्लाई R हो जाएगा, तो A1 1 था, ये 3 आ जाएगा। A3 फाइंड करेंगे, 3 को 3 क्योंकि 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, ट्रिपल टाइम, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 3 ज़ा 9। फिर A4 निकालने के लिए 9 को 3 से 27, A5 निकालने के लिए 27 को 3 से 81। A1 से A5 तक इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो टोटल राइज जो होगा रिवर के अंदर, टोटल जो पानी का लेवल अप होगा वो कितना होगा 121 इंच होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है।